इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि जम्मू के बीरपुर मिलिट्री स्टेशन के ऊपर बीती रात करीब 8:40 पर ड्रोन देखा गया। सेना के जवानों ने इस ड्रोन पर फायरिंग नहीं की, लेकिन ड्रोन की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू के ही 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया गया और इसके बाद लगातार 4 दिनों तक जम्मू के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से ड्रोन देखे गए थे। कौन कौन लोग बड़े प्रमुख तौर पे शामिल थे और कैसे ये सीमा पार से साजिश रची गई। पेपर रखना था, उसकी जगह पर हार्डबोर्ड रख दिया, ये उसकी चूक रहेगी और इसी के चलते वो धमाका नहीं हुआ। यानी एक बड़ी आतंकी साजिश थी। दर्ज कर लिया है और जल्द ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। गाड़ी की जो पहचान कर ली गई है और उनको हम ट्रैक कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी जो है वो पकड़े जाएंगे। बिहार के मोतिहारी में सिखरना नदी के तेज बहाव की वजह से एक मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। महज 18 सेकंड में मकान नदी की धारा में पूरी तरह से बह गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एनटीपीसी आवासीय कॉलोनी के बंद घरों में चोरी के मामले को सुलझाने का दावा किया। पुलिस ने इस केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी किए गए गहने भी बरामद किए जाने की बात कही। 26 जून को एनटीपीसी आवासीय कॉलोनी के बंद घरों में चोरी की घटना सामने आई थी। इसमें 2 चोर पकड़े गए हैं। इन दोनों बदमाशों के विरुद्ध हम पेंगेश्वर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम के नए आईटी नियमों को मानने पर ट्वीट कर खुशी जाहिर की। रविशंकर प्रसाद ने पहली कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करने को पारदर्शिता के प्रति बड़ा कदम करार दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फेसबुक ने 30 मिलियन गलत कंटेंट और इंस्टाग्राम ने 1.8 मिलियन कंटेंट हटाए। यूपी के चित्रकूट में 35 एकड़ की भूमि पर 38,500 पौधे लगाए जाएंगे। आज योगी सरकार पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधे लगाने का कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कुछ लोगों ने डांस कर कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस ने बिना कार्रवाई किए ही सभी को वहां से भगा दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के जरिए पहचान कर कार्रवाई की बात कर रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम में तेज रफ्तार गाड़ी ने एक बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में गाड़ी के ड्राइवर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली में कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के जरिए आर्थिक मदद देने का फैसला दिल्ली कैबिनेट ने किया। इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी एसडीएम के अधीन 100 अफसरों की एक टीम गठित करने के निर्देश दिए। ट्विटर के खिलाफ अब दिल्ली में भी शिकायत की गई है। आदित्य सिंह देशवाल नाम के एक वकील ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। डीसीपी साइबर सेल से देवी काली को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट पब्लिश होने के मामले में यह शिकायत दर्ज करवाई गई। यूपी के जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी और इसे विकास, जनसेवा और कानून के राज की जीत बताई। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि महाराष्ट्र में एक दिन में 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। वहां शनिवार रात 8 बजे तक 7,96,738 लोगों को वैक्सीन दी गई। महाराष्ट्र में अब तक 3,37,57,372 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में हुड़दंग करने से रोकने पर हुड़दंगियों ने एक लड़के पर तलवार से हमला कर दिया और उसकी उंगली काट दी, जबकि एक दूसरा लड़का इस बीच हमले में घायल हो गया। पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। गाड़ी की जो पहचान कर ली गई है और उनको हम ट्रैक कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी जो है वो पकड़े जाएंगे। बिहार के मोतिहारी में सिखरना नदी के तेज बहाव की वजह से एक मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। महज 18 सेकंड में मकान नदी की धारा में पूरी तरह से बह गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एनटीपीसी आवासीय कॉलोनी के बंद घरों में चोरी के मामले को सुलझाने का दावा किया। पुलिस ने इस केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी किए गए गहने भी बरामद किए जाने की बात कही। 26 जून को एनटीपीसी आवासीय कॉलोनी के बंद घरों में चोरी की घटना सामने आई थी। इसमें 2 चोर पकड़े गए हैं। इन दोनों बदमाशों के विरुद्ध हम पेंगेश्वर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेंगे।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम के नए आईटी नियमों को मानने पर ट्वीट कर खुशी जाहिर की। रविशंकर प्रसाद ने पहली कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करने को पारदर्शिता के प्रति बड़ा कदम करार दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फेसबुक ने 30 मिलियन गलत कंटेंट और इंस्टाग्राम ने 1.8 मिलियन कंटेंट हटाए। यूपी के चित्रकूट में 35 एकड़ की भूमि पर 38,500 पौधे लगाए जाएंगे। आज योगी सरकार पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधे लगाने का कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कुछ लोगों ने डांस कर कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस ने बिना कार्रवाई किए ही सभी को वहां से भगा दिया। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग अब भी जारी है, लेकिन इस जंग में हम सबकी भी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, यानी कि कोरोना नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज़ 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, एक सुरक्षित जगह पर हैं, जैसे इस वक्त हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। ये मास्क ही इस समय कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सबका सबसे बड़ा हथियार है। एक अहम खबर इस वक्त आ रही है, बिहार के दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी हुई। न्यूज़ 18 के जनक दवी की खबर है कि दरभंगा पार्सल धमाका में मामले में गिरफ्तार नासिर से पूछताछ में कई अहम जानकारियां अब एक के बाद एक सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक नासिर ने बताया कि इकबाल खाना ने उसे ऑनलाइन इस तरह से बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी और उसका मकसद था टाइम बम बनाकर चलती ट्रेन में धमाका करना, और इसके लिए डेटोनेटर के फटने से पहले सर्किट को एक फ्लेम की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकेगा? इसके लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना पड़ता है। दोनों कैसे मिलाए जाएं, कितनी देर बाद ये मिलेंगे और इससे धमाका होगा, इसके लिए एक योजना बनाई गई। उसने दोनों के बीच एक कागज रखा और माना जाता है कि ऐसा करने से कागज एसिड की वजह से जलेगा और कुछ देर बाद जलने से दोनों एसिड आपस में मिल जाएंगे और फिर एक बड़ा धमाका होगा। ये पूरी प्रक्रिया इकबाल ने ऑनलाइन नासिर को समझाई और उन दोनों एसिड के बीच कागज रखने को कहा था, लेकिन नासिर ने गलती से दोनों एसिड के बीच कागज की बजाय हार्डबोर्ड रख दिया और एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई। लेकिन यह धमाका हुआ उस पार्सल में, बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर। लेकिन इस बीच जब तफ्तीश शुरू हुई तो इसकी पड़ताल भी आगे बढ़ी और फिर ये लोग पकड़ में आए जिनसे अब NIA, ATS पूछताछ कर रही है। बिहार के दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस में दोनों आरोपी इमरान और नासिर को अब दिल्ली लाया गया है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि दोनों आरोपियों को पटना से NIA की टीम दिल्ली लेकर आई है और अब इमरान और नासिर से NIA के दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ हो रही है। इमरान और नासिर को दरभंगा ब्लास्ट केस में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। दोनों ही उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं। NIA कोर्ट ने दोनों को रिमांड पर भेज दिया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। इन्हें दिल्ली लाया गया है। किस तरह से ये पूरी साजिश रची गई थी और कौन कौन लोग इसमें और शामिल थे, इसका पता लगाया जा रहा है। ऐसे में जबकि लोगों की धरपकड़ जारी थी, जो मुख्य आरोपी थी इन्हें पकड़ लिया गया है। इमरान, नासिर, इन दोनों लोगों को, भाइयों को दिल्ली भी लाया गया है। NIA मुख्यालय में अब इनसे पूछताछ हो रही है। कई अहम घटनाएं सामने आई है, कुछ सुराग हाथ लगे हैं। दरअसल पूरी प्लानिंग रची गई थी कि कैसे एक चलती ट्रेन में धमाका किया जाए और आम भारतीयों को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, और इसके लिए
हैदराबाद के सिकंदराबाद से चलने वाली ट्रेन जो दरभंगा पहुंचती है उसमें ये बम प्लान किया गया था। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, जिन आरोपियों को दिल्ली लाया गया है, एनआईए मुख्यालय में इनसे पूछताछ हो रही है, क्या पता चल पाया है अब तक इनसे पूछताछ में? देखिए, अभी पूछताछ जारी है और इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई थी, जिसकी बिना पे जो है इनको हिरासत में लिया गया था और अब ये आरोपी हैं, तो अब उसी इनिशियल इनपुट को और ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जो है फिलहाल यहाँ पे उसको पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो पहले भी पूछताछ उनसे पहले भी जारी थी। अब एनआईए जो है उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने जब पूछताछ की थी, जो इन्फॉर्मेशन उस वक्त मिली थी, अब उसी को जो है आगे एक्सटेंड किया जा रहा है। खास बात यह है कि किस तरीके से ये प्लानिंग को अंजाम दिया गया, कैसे जो है उन्होंने सारा जो लिक्विड एक्सप्लोजिव है उसको इकट्ठा किया, कहाँ से ये लेके आए थे, क्योंकि अगर सीरीज ऑफ इंसिडेंट को हम लोग देखें तो सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत ही कम समय में इनको जो है धर दबोचा और अब जो है उसी के आगे जो है धीरे धीरे जो है इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक्सप्लोजिव अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। पैसे को किसने दिया, फंडिंग जो है वो सबसे बड़ी बात है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन बढ़ा तो उसमें पता लगा कि 1,60,000 तो ऑलरेडी हवाला के जरिए आए थे और उसके बाद जब जो टेक इंट है उसमें भी ये सब पता लगा कि किस तरीके से ये लोग जो है अपने हैंडलर्स को, यानी कि जिनसे वो ऑर्डर ले रहे थे इन सब का, उनको ये भी कह रहे थे कि ज्यादा बड़ा अमाउंट जो है वो ना भेजा जाए, क्योंकि ज्यादा अमाउंट आएगा तो फ्लैग हो जाएगा और उसके बाद जो है उसको जो है ईडी उस पर शक हो सकता है कि आखिर कहाँ से आ रहा है। तो ये कई सारी चीजें जो हैं अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में मिली है, उसके आगे से अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, बाकायदा क्वेश्चंस तैयार किए जा चुके हैं, क्योंकि ये भी साफ हो गया है कि लश्कर तैयबा का इसमें सीधे तौर पर हाथ है और वो जो इंसिडेंट यानी कि जो धमाका हुआ उस धमाके को वो ट्रेन में करना चाह रहे थे, यानी कि जो पार्सल बॉक्स है, वैन है, उसके अंदर होना चाह रहा था। और क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपनी कोशिश रहेगी उसकी कि उसका नाम डायरेक्टली ना जुड़े, ऐसे में हो सकता है कि इस साजिश को लेकर भी जो है इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है एनआईए वो जरूर उस पर गौर करेगी कि आखिर ये आइडिया किसने दिया था कि पार्सल के जरिए जो है इस तरीके का हमला करने की। चूंकि ये गनीमत है कि ये उस पार्सल वैन में जो है ब्लास्ट नहीं हुआ। 16 किस तरीके से जो है उन्होंने इस एक्सप्लोजिव को बनाना सीखा और कैसे कैसे उन्होंने मटेरियल इकट्ठा किए, साथ ही ये भी कोशिश करेंगे कि सीरीज ऑफ एविडेंस भी इकट्ठा करना शुरू करेगी। पहली बार ये लोग कब जो है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन गए थे, कितनी बार वो लोग वहां गए, कितनी बार रेकी की उन्होंने, और साथ ही लगातार वो किन किन लोगों से बातचीत कर रहे थे, पूरी कॉल डिटेल जो है खंगाली जाएगी। सबसे बड़ा शक यही है कि कहीं ये एक बार फिर से स्लीपर सेल्स को दोबारा एक्टिवेट तो नहीं किया जा रहा है इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए, क्योंकि प्रशांत पिछले काफी लंबे समय से जो है कोई भी इस तरीके की आतंकी घटना को होने नहीं दिया गया है। इतनी चाक चौबंद सुरक्षा जो है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे देश में कर रखी है और अब ऐसे में वो सब तरीके इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं जो कि जी, और ये पूछताछ इनसे लगातार जारी है। लेकिन दरभंगा धमाके पर एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि एनआईए की टीम कफील को लेने के लिए पटना बेउर जेल पहुंची थी और उसे लेकर निकल चुकी है और इस मामले में यूपी से गिरफ्तार कफील से पूछताछ की जा रही है। एक दिन पहले ही एनआईए कोर्ट ने पूछताछ के लिए रिमांड को मंजूरी भी दे दी थी और इसके बाद एनआईए की टीम कफील को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में क्या और शुरुआती तफ्तीश में पता चला है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेकर के जो कोर्ट में पेश करनी है तमाम चीजें, उसके बारे में जानकारी दी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने। एनआईए को फंडिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस काफ़ी मिले हैं और उसकी इंटरनेशनल फंडिंग हुई है 1,60,000 का। ये जो आतंकी लश्कर तैयबा उससे हुई है और एविडेंस काफ़ी है एनआईए के पास। तो हम ये चूँकि अंदर इन्वेस्टिगेशन है तो इसको अभी डिस्क्लोज डॉक्यूमेंट्स करेंगे नहीं और इसको ये सलीम को जुडिशियल कस्टडी में ही है। अभी एनआईए ने उसके हम लोग ने मांगा है ये काफिल का 6 दिन का और 9 तारीख तक मिला है। ये कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी? साजिश तो काफ़ी बड़ी थी और जब ये ब्लास्ट हो जाता तो काफ़ी जाने जाती। आप सोच सकते हैं कितनी अनलकली बच गए, छोटा ही होकर रह गया।
संदीप, एक बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन अब इन साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ किया गया। हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई आरोपियों की धमाका बिहार के दरभंगा में हुआ, लेकिन दिल्ली लाने के पीछे वजह क्या? देखिए, दिल्ली लाने के पीछे वजह यही है कि अब इसको सिर्फ सिकंदराबाद और दरभंगा तक ही इसकी जांच जो है सीमित नहीं रखी जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस जांच के दायरे को और बढ़ाया जा रहा है। यानी कि अगर इस तरीके की कोशिश की गई थी एक धमाका करने की, सिकंदराबाद से जब ट्रेन छूटी 16 घंटा बाद जो है वो दरभंगा पहुंची और उसके बाद वहां पे इस प्लेटफॉर्म पे ब्लास्ट हुआ, तो ऐसे कितने और जो प्लानिंग है वो उन्होंने रची थी। क्योंकि टेररिस्ट जो है, जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो ट्रायल बेसिस पे बहुत कम जो है अंजाम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको सफल सिर्फ एक ही बार होना होता है, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा जो है तैयार रहती। तो ऐसे में ये कहना कि ये सिर्फ ट्रायल बेसिस पे था, ये अभी फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि ये तो अटैक के प्लान से ही थे और एक बड़ा धमाका कर सकते थे। और यही वजह है कि अब वो सारा कुछ जो है खंगाला जा रहा है। साथ ही अगर हम लोग बात करें शामली में, कैराना में, जहाँ से कि ये आरोपी हैं, उनको भी जो है अब वहाँ पे भी देखा जा रहा है कि ग्राउंड में किस तरीके की बातचीत है, क्योंकि कई सारे स्टेट जो है इसमें इंक्लूड हैं। इसमें तेलंगाना की बात कर लें हम लोग, इसमें हम लोग बिहार की बात कर लें, तो जाहिर सी बात है कि अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई सारे ऐसे बैंक ट्रांजैक्शन से लेकर हर वो चीज जो यानी संदीप, किस तरह से विदेशी फंडिंग इन तक होती रही और इसके बिना पर ये आतंकी वारदात की प्लानिंग करते रहे, इसकी भी पड़ताल, और इसीलिए अब इन्हें दिल्ली लाया गया है। तफ्तीश लगातार जारी है, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू से। यहां एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि जम्मू के बीरपुर मिलिट्री स्टेशन के ऊपर बीती रात करीब 8:40 पर ड्रोन देखा गया। सेना के जवानों ने इस ड्रोन पर फायरिंग नहीं की है, क्योंकि ये नो फायरिंग जोन था, और इस ड्रोन की तलाश में अब सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। जम्मू में 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन पर इसी तरह के ड्रोन दिखाई दिए, हमला उससे हुआ, और इसके बाद लगातार 4 दिनों तक जम्मू के अलग अलग इलाकों में ये ड्रोन दिखाई दिए थे। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन, इस ड्रोन के बारे में अब और क्या ताजा जानकारी मिल पाई है जिसके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है? प्रशांत, कल रात को 8:40 पर बीरपुर मिलिट्री स्टेशन पे ये ड्रोन देखा गया था। उसके बाद ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अभी तक कोई भी इनपुट नहीं मिल पाए हैं कि आखिर ड्रोन जो है वो गिरा है कहीं या फिर वो गायब हो गया है। ड्रोन किस शक्ल का था, किस शेप का था, ये पहले जो ड्रोन मिले हैं उसी तरह का ड्रोन इस इलाके में फिर देखा गया था। 27 जून को जब एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ था, उसके बाद लगातार अलग अलग मिलिट्री स्टेशन के ऊपर ड्रोन देखे गए थे। वो कालूचाक, रतनूचाक, मीरा साहिब और अरनिया सेक्टर, इन इलाकों में, खुजवानी इलाके में, इन इलाकों में लगातार ड्रोन जो है पाकिस्तान की तरफ से आते रहे हैं और दिखते रहे हैं। लेकिन रात को बीरपुर स्टेशन के ऊपर जो ड्रोन देखा गया था उसके बारे में अभी भी इनपुट नहीं मिल पाई है कि आखिर ड्रोन किस दिशा की ओर गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अरनिया सेक्टर में जो ड्रोन आया था वो पाकिस्तान की साइड से आया था और फायरिंग करने के बाद वो फिर वापस पाकिस्तान की ओर गया था। तो सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ही ये ड्रोन देर रात वहां से आते हैं और वापस गायब हो जाते हैं, और इनकी तलाश में ये सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन इसके पहले भी पवन, कई इसी तरह के ड्रोन देखे गए हैं, 4 दिनों तक ऐसे ही ड्रोन दिखाई दिए थे। क्या ये पता चल पाया कि ये उसी तरह का ड्रोन था जो पिछले कई दिनों से लगातार दिखाई दे रहे थे और गायब हो रहे थे? हाँ बिल्कुल प्रशांत, सुरक्षा एजेंसियों का यही मानना है कि जो ड्रोन पहले थे कालूचाक, रतनूचाक, कुंजवानी और मीरा साहिब में, उसी शेप का ये ड्रोन भी हो सकता है, क्योंकि ड्रोन काफी ऊंचाई पर था और जो संतरी मौके पर थे, जिस इलाके में कल देखा गया उस इलाके में नो फायरिंग जोन है, इसलिए वहां पर उसके ऊपर फायरिंग नहीं की गई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये ड्रोन उसी शेप में से जो पहले 3-4 दिन जम्मू के आसपास के मिलिट्री स्टेशन के ऊपर मंडराते रहे जी, और ये लगातार तलाश अब इनकी जारी है, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और ये सबसे खास बात कि जम्मू के उन इलाकों में ये ड्रोन एक के बाद एक कई बार देखे गए, और बीती रात भी ऐसा ही एक और ड्रोन देखा गया है 8:40 पर। लेकिन क्या ये पाकिस्तान की तरफ से आया था? क्या कोई ऐसा वेपन या दूसरी चीज इसने उस इलाके में ड्रॉप तो नहीं की है? इसकी भी पड़ताल अब की जा रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ड्रोन हमले की साजिश को बेहद गंभीर बताया है। साथ ही साथ दिग्विजय सिंह ने देश की सुरक्षा के मामलों में अब और ज्यादा सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। सर, ड्रोन से हमला हो रहा है देश में, क्या देश खतरे में है?
देश की सुरक्षा के मामले में हमेशा सचेत रहना चाहिए। जम्मू से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। 2 दिन पहले यहां हथियारों के साथ 2 आतंकी देखे गए थे। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर है। दोनों आतंकियों को आसपास के इलाके में देखा गया और अब इनकी तस्वीरें सामने आ गई है। इस बीच सुरक्षा बल ने आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिन लोगों ने इस इलाके में इन्हें देखा था, और लोगों से जानकारी के बाद इनका स्केच भी तैयार किया गया था। लेकिन अब जब तस्वीरें सामने आ गई है, मिलाने पर पता चला कि ये स्केच इन्हीं आतंकियों का था जो हथियारबंद इस इलाके में घूम रहे थे। अब इनकी तलाश की जा रही है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये आसपास के इलाके से ताल्लुक रखने वाले हैं या फिर सीमा पार से हथियारों के साथ दाखिल हुए हैं। नीतीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, क्या पता चल पाया है इन संदिग्ध आतंकियों के बारे में जो हथियार लेकर इस इलाके में दिखाई दिए थे? प्रशांत, अभी इनके वेयरअबाउट्स के बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में अभी पता करने की कोशिश की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को कुछ लीड्स मिले हैं और फोटोग्राफ्स मिलने के बाद, और उसको जिन लोगों ने देखा था शुरुआत में, उन लोगों से कोरबरेट करने के बाद कुछ जानकारी मिली है। और जो हमारे पास जानकारी आ रही है उन्हें तंजीम के बारे में भी इसके पता चला है। लेकिन एक चीज जो असर्टेन करने की कोशिश की जा रही है, इनके रंग रूप को देखकर ये लोकल आतंकी लग नहीं रहे हैं। तो ये रिसेंटली 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले ये इंटरनेशनल बॉर्डर से अंदर घुसे हैं जम्मू में, या फिर पहले से ही ये निष्क्रिय थे एक स्ट्रैटेजी के तहत। उसके बाद जम्मू ड्रोन हमले के बाद इनको आदेश दिया गया कि जम्मू के इलाके में आप जो सक्रिय हो जाए, ऐसा कुछ है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अभी भी जांच में जुटी हुई हैं, लेकिन कुछ सर्टेन लीड्स मिले हैं जो हमें अपडेट मिल रहा है इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में। उसी बेसिस पर अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई इलाकों में जो बॉर्डरिंग एरियाज है, जहां इनके होने की संभावना हो सकती है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जी, और जिन लोगों ने इन आतंकियों को देखा था, क्या उनसे पूछताछ में पता है इनके बारे में किस तरह के हथियारों से लैस इस इलाके में घूमते दिखाई दिए? देखिए प्रशांत, जाहिर तौर से इनके पास जो अत्याधुनिक हथियार है AK-47 से लैस हैं, और बैकपैक देखा गया था इनके पास। दोनों ही आतंकियों के पास बैकपैक था, उसमें भी इनके जरूरी इनके सामान, उसके बाद हथियार भी हो सकते हैं। तो जाहिर तौर से पूरी तरह से लैस हैं अत्याधुनिक हथियारों से, और ऐसा लगता है कि किसी अंजाम को, आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ये लोग निकले हैं, और अब मौके की तलाश में हैं कि जहां इन्हें अपॉर्चुनिटी मिले वहां पर ये हमला कर दें। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी फिलहाल पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हाई अलर्ट पर हैं, और जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है बॉर्डरिंग एरियाज में, जहां इनके होने की संभावना हो सकती है। जी, और इनसे अब पूछताछ हो रही है। जो उन इलाके के लोगों ने इन 2 संदिग्ध आतंकियों को देखा था, अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये आतंकी, हालांकि शुरुआत में जब इन्हें देखा गया तो इनका स्केच भी बनवाया गया था। और नीतीश, जो खबर आ रही थी उसके मुताबिक, जो स्थानीय लोगों ने जानकारी दी उसके मुताबिक भी इनकी तस्वीर बनाने की कोशिश की गई थी। ये तस्वीर, अब जो उनकी ओरिजिनल तस्वीर है, ये सामने कैसे आई है, किन लोगों से ये पहुंच पाई है, और जो स्केच से उनका मिलान किया गया तो क्या पाया गया? देखिए प्रशांत, कुछ सुरक्षा एजेंसियों के पास डेटा बैंक भी होता है, आतंकियों के फोटोग्राफ्स रहते हैं और उनके बारे में डिटेल्स भी रहती है। और जिस तरह से लोकल से जब पूछताछ की गई, जिन्होंने देखा था, तो उन्होंने इनका हुलिया बताया, उनके रंग रूप के बारे में बताया। उसी बिना पर जो स्केच तैयार किया गया, और इनके डेटा बैंक में जो भी अवेलेबल तस्वीरें हैं आतंकियों की, जिस भी तंजीम से, उनसे जो इनका मिलान किया गया, तो उसमें कुछ तस्वीर जो है, जो स्केच था और कुछ तस्वीरें जो मैच की, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आपस में तस्वीरों को शेयर किया है, ताकि इनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा सके, सर्च ऑपरेशन चलाया जा सके। तो ये इस बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। तस्वीर मिलना उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उनके डेटा बैंक में रहा होगा, ऐसी पूरी संभावना है। जिसके बाद जो है तस्वीर को आपस में शेयर किया है सुरक्षा एजेंसियों ने, जो डिफरेंट एजेंसियां हैं। तो जाहिर तौर से उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और पॉसिबल जो इनके एरिया ऑफ ऑपरेशन है,
जो इनके तंजीम रहे होंगे, क्योंकि तंजीम के बारे में अभी खुलासा नहीं किया है कि किस तंजीम के हैं सुरक्षा एजेंसियों ने, लेकिन इनको डेफिनेट वेयर अबाउट्स और तंजीम के बारे में भी कुछ ना कुछ इनको सुराग मिला है, और उस बेसिस पर जो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है वहां पे सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। प्रशांत जी नीतीश, लेकिन ड्रोन लगातार दिखाई देना, उसी दरमियान कुछ संदिग्ध आतंकियों का हथियारों के साथ दिखाई देना, क्या इसका कोई कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि कई दफा ये भी खबरें आई है सीमावर्ती इलाकों में कि इसी ड्रोन के जरिए हथियार ड्रॉप करने की भी कोशिश हुई थी, तो क्या ऐसे कोई संबंध खोजने की भी कोशिश हो रही है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की ओर से? देखिए प्रशांत, ये हर तरह के जो भी लिंक्स हैं, ये आतंकियों का देखा जाना और लगातार ड्रोन का साइट होना, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत आईएसआई का जो पाकिस्तान बेस्ड पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसकी कोई नई स्ट्रैटेजी है क्या है, इसके बारे में सुरक्षा एजेंसियां जो है मंथन कर रही हैं। अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सुरक्षा एजेंसियों के सामने प्रशांत, चाहे वो एनआईए जैसी एजेंसी भी क्यों ना हो, कि ड्रोन फोरेंसिक्स इसके एक्सपर्ट बहुत कम हैं एजेंसीज के पास। हालांकि एनआईए ने पंजाब में भी जो आर्म्स ड्रॉपिंग केस हुआ था, पंजाब में हथियार गिराए गए थे, उसकी जांच भी एनआईए कर रही है, लेकिन फिर भी जो एक स्पेशलिस्ट होता है ड्रोन फोरेंसिक्स का, वो अभी किसी एजेंसी के पास। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ड्रोन को लेकर नई गाइडलाइन। श्रीनगर में अब ड्रोन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिनके पास पहले से इस इलाके में ड्रोन मौजूद हैं, पुलिस को अब उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। जिन लोगों ने किसी भी मकसद से ये ड्रोन खरीदे थे या ड्रोन कैमरे वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसकी पूरी जानकारी अब स्थानीय पुलिस को देनी पड़ेगी। क्योंकि पिछले दिनों जम्मू के इलाके में जिस तरह से ड्रोन एक के बाद एक दिखाई दिए और फिर गायब हो गए, उसके बाद ये सख्त एहतियाती कदम उठाए गए हैं। नए दिशा निर्देश इस ड्रोन को लेकर पुलिस की ओर से जारी कर दिए गए हैं। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रिफत, किस तरह के दिशा निर्देश हैं और क्या बताया गया इस आदेश के बारे में? प्रशांत, जैसा कि आपको मालूम है कि एयरफोर्स स्टेशन जो जम्मू का था, वहां पे ये धमाके हुए थे और बताया गया कि ड्रोन के जरिए ही वहां तक जो है ऐसे एम्यूनिशन पहुंचाया गया जिसका धमाका हो गया, और उसकी मामले की अभी तहकीकात चल रही है। लेकिन हमने देखा कि जम्मू में एक ऑर्डर जारी किया गया था और जिन लोगों के पास अपने ड्रोन है, चाहे वो शादी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या लैंडस्केपिंग के लिए, जहां पे भी सरकारी महकमों के बगैर जिनके पास भी ड्रोन कैमराज थे, उनसे कहा गया कि वो डिपॉजिट कराएं। और यहाँ पे भी ये कहा गया है कि इन्फॉर्म किया जाए पुलिस स्टेशन को कि किसका ड्रोन है, कहाँ ड्रोन है, क्योंकि यहाँ पे भी काफी सारे लोगों के पास, इवन जर्नलिस्ट के पास, फोटो जर्नलिस्ट के पास ड्रोन कैमराज हैं, और काफी सारे लोग जो है जो फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं या शादियों में जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो काफी प्राइवेट लोगों के पास भी ड्रोन है और उनसे कहा गया है कि वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को जो है इन्फॉर्म करे। हो सकता है कि ये ड्रोन जो है फिलहाल शायद पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी और बाकायदा एक रसीद दी जाएगी। जम्मू में जिस तरीके से ऑर्डर निकाला गया था और बताया गया था कि अपना ड्रोन जो है वो डिपॉजिट कराया जाए पुलिस स्टेशन में और वहां से प्रॉपर रसीद ली जाए, और यही लगता है कि यहाँ पे भी अब इस मसले को संजीदगी के साथ लिया गया। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले आईजीपी ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी और बताया कि उन्होंने काफी जगहों पे जो इंपॉर्टेंट स्टेशन है वहां का दौरा किया, वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लिया। श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वहां पे भी देखा गया कि कहीं ऐसी कोशिश ना हो, और डलगेट एरिया में पहले एक ड्रोन जो है वो सीज किया गया था और बाद में पता चला कि वो एक जर्नलिस्ट का है। हालांकि उस मामले में भी एक एफआईआर लॉन्च किया गया था। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ड्रोन हमलों का जो है खदशा बढ़ गया है, इसी वजह से सरकार कोई रिस्क अब लेना नहीं चाहती है। खासतौर से जो पुलिस है वो इस मामले में बड़ा संजीदा है और ड्रोन कहीं घूमे ना, सिर्फ जो सरकारी महकमों के पास इंपॉर्टेंट ड्रोन है, यानी कि उनको अगर कहीं पे जरूरत है काम के लिए, तो वो भी उस टाइम जब वो ऑपरेट करेंगे तो कंसर्न पुलिस स्टेशन को बताना होगा कि वो इस वक्त किस एरिया में ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं, ताकि उस पर कोई फायर ना किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि फायर के जरिए जो है उस ड्रोन को उतारा जाएगा। अगर अनइन्फॉर्म्ड है तो ये समझा जा सकता है कि वो इलीगली ऑपरेट कर रहा है। तो एक संजीदा मामला है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें किसी शख्स ने जो है किसी अच्छे इंटेंशन से ड्रोन ऑपरेट किया हो और उसको फिर उतारना पड़े। जी, क्या ये पूरे राज्य के लिए इस तरह के आदेश हैं? जी बिल्कुल, पहले जिस तरीके से मैंने कहा कि जम्मू में इस तरीके का ऑर्डर जारी किया गया था, अब इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस अगर यहाँ पे भी दी गई हैं तो इसका मतलब यही है कि पूरे J&K में जो है ये चीज लागू की जाएगी, खासतौर से उन एरियाज में ज्यादा
देखा जाएगा जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द हो, लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द हो, या ऐसे जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के एस्टेब्लिशमेंट्स हो, चाहे आर्मी के हों, सीआरपीएफ के हों, पुलिस के हों, एसएसबी के हों, बीएसएफ के हों, या जो भी बाकी सुरक्षा बल हैं, उनके इर्द गिर्द जो हैं कहीं पे ड्रोन ना घूमे उसको ज्यादा जो है, क्योंकि ड्रोन रिमोट से कंट्रोल होता है और काफी ज्यादा रेंज भी होता है रिमोट पे, तो ऐसे में उस पूरे एरिया की निगरानी की जाएगी जहां पे भी खतरा हो सकता है। जी, और श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर वाला इस तरह का अगर आदेश आ रहा है तो क्या इस गाइडलाइंस में कहा गया है, क्या महज अभी इसकी जानकारी देनी है, ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, या इससे डिपॉजिट भी करवाना है जिनके पास पहले से ड्रोन है? देखिए, फिलहाल तो जानकारी जब दी जाएगी तो पता चल पाएगा कि किस किस के पास है, कहाँ पे है, फिर असेसमेंट होगी तो उसके हिसाब से एक व्यू लिया जाएगा। जिस तरीके से ऑर्डर भी जारी किया गया है तो ये समझा जा रहा है कि पहले एक असेसमेंट होगी किन किन लोगों के पास है, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है, क्या उनके क्रेडेंशियल्स हैं। हो सकता है कि इसको अब पोजीशन जो है इलीगल करार दिया जा सकता है जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके के हमने देखे या जिस तरीके की कोशिशें देखी, क्योंकि एलओसी पे भी जिस तरीके से देखा गया, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी जम्मू में ड्रोन की मूवमेंट देखी गई और जो एयरफोर्स स्टेशन पे धमाके हुए उसके बाद बहुत ज्यादा संजीदगी के साथ इस चीज को देखा जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि ये एक नया हरबा हो सकता है ड्रोन अटैक्स का, बाकी जो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह हो रही थी उसके बाद। बिल्कुल, और इसीलिए भी नई गाइडलाइंस ड्रोन्स को लेकर जम्मू कश्मीर में इसकी जानकारी अब पुलिस को भी देनी पड़ेगी जिनके पास पहले से ड्रोन मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी तरह के इस्तेमाल के लिए हो। फिलहाल अपडेट के लिए शुक्रिया। राजस्थान से एक बेहद अहम खबर आ रही है। राजस्थान में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद पर अब विवाद और बढ़ता चला जा रहा है। राजस्थान बीजेपी ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अब इस पूरे मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राजस्थान में सांसद और विधायक कोटे से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे गए, लेकिन अब बीजेपी ने इसकी खरीद और कीमतों पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के कई विधायकों का आरोप है कि गहलोत सरकार ने कॉन्सेंट्रेटर सीधे कंपनियों से खरीदने की बजाय ऐसे लोगों से खरीदे जिनका मेडिकल व्यवसाय से कोई वास्ता ही नहीं था। इसके अलावा चीन की कंपनियों के बने कॉन्सेंट्रेटर की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए गए। आरोप यह भी है कि जब कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो रही थी तब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अस्पतालों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। बीजेपी के आरोपों के बीच न्यूज 18 की टीम भी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर यह देखना चाहती थी कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की हकीकत क्या है और इसकी खरीद के मामले में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। जानने के लिए हमारे सहयोगी भवानी सिंह भी पहुंचे ऐसे ही स्वास्थ्य केंद्रों में। राजस्थान में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की गुणवत्ता और कीमत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं और यही देखने के लिए हम निकले हैं ग्राउंड पर, ये जानने के लिए कि आखिर जो विधायक कोष से, सांसद कोष से जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर खरीदे गए जिनकी कईयों की कीमत 1 लाख तक है, वो आखिर कैसे हैं। इस वक्त हम पहुंचे जयपुर के पास में फागी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, सामुदायिक अस्पताल है ये, और यहाँ ये देख सकते हैं कि स्टोर रूम में, अभी स्टोर रूम में वो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हैं जो रखे हुए हैं, जो खरीदे गए। हमारे साथ में डॉक्टर अतुल गुप्ता भी हैं और डॉक्टर अतुल सक्सेना हैं जो इसके इंचार्ज हैं। ये हमें बताएंगे यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग आए थे। ये देखिए कि ये ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर है, ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे देखिए। भागीरथ चौधरी सांसद अजमेर द्वारा भेंट, ये जो है ये किससे, सांसद कोटे से खरीदे गए आए, ये सांसद कोटे के, पर आपके पास भिजवाए गए हैं। इनका कोई रिकॉर्ड भिजवाया आपके पास में, कितने की परचेज है, क्या क्वालिटी? नहीं, ये बिल वगैरह हमारे पास नहीं आते हैं। हमारे पास तो मैसेज आते हैं कि सांसद कोटे से इतने कंसंट्रेटर है, आप उनको रिसीव कर लें, हम रिसीव कर लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है भागीरथ चौधरी जो अजमेर के सांसद है उन्होंने की ओर से दिए कि 85,000 एक की कॉस्ट खरीद, जिसमें खरीद हुई है, और मार्केट की जो इसकी वैल्यू है तकरीबन ये 50,000 के आसपास है। तो सवाल इसी बात को लेकर उठा है कि जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की खरीद हुई है उनकी कीमत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ। ऐसे ही कई ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हैं जो 1 लाख से ऊपर की कीमत में भी खरीदे गए। हालांकि अलग अलग तरीके की सफाई है कि पैंडेमिक थी, उस दौरान ज़रूरत ज़्यादा थी, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे। कई के ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं, जो खासतौर पर जो चाइनीज़ कंसेंट्रेटर है उनकी गुणवत्ता पर ज़्यादा सवाल खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है कि
इस टाइम जो खरीद हुई है, क्या उनकी एक मोटे तौर पर पूरी जांच होनी चाहिए कि कितनी उनकी गुणवत्ता है और जो कीमत दी गई है वो कीमत किस तरीके से मैच करेंगे कि बाजार से ज़्यादा दी गई। कैमरामैन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद पर राजस्थान में ही रामगंज मंडी से बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने भी आरोप लगाए। जो 35 हजार रुपए में मार्केट में मिल रहे हैं और 3 साल की गारंटी देते हैं, उनको राजस्थान का चिकित्सा मंत्रालय 1-1 लाख रुपए में खरीदते हैं, 50-50 हजार रुपए में खरीदते हैं और जिनकी कोई उपयोगिता नहीं, जिनका कोई ऑक्सीजन की शुद्धता नहीं, फिर भी खरीदते हैं। चिकित्सा मंत्री जी बड़ा ईमानदार होने का ढोंग रचते हैं। मैं ईमानदार हूं, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है। अब लखनऊ से आ रही है एक बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का अवैध इमारतों पर सख्त एक्शन लगातार जारी है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि लखनऊ में प्रशासन ने बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की 100 करोड़ की लागत से बनी बहुमंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। ये इमारत लखनऊ के रिवर बैंक कॉलोनी इलाके में बनाई गई। आरोप ये है कि बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद ने नियमों की अनदेखी करते हुए फ्लैट बनाए थे। बताया गया कि एएसआई की आपत्ति के बाद हाईकोर्ट और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस इमारत को गिराने का आदेश दिया। इलीगल बिल्डिंग है और एएसआई एक्ट के अंतर्गत, रूल्स के अंतर्गत ये नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है यहाँ पे बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की। और ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां योगी सरकार का बुलडोजर ऐसी अवैध इमारतों पर लगातार जारी है। अजीत, क्या पता चला है इसके बारे में? ये कब से, कितने दिनों से इसका निर्माण चल रहा था और आखिर कैसे इसे अवैध मानकर के कार्रवाई की गई है? देखिए बिल्कुल प्रशांत, ये पिछले 2 पंचवर्षीय समय में चला 10 सालों में और धीरे धीरे करके बिल्डिंग बनी। हालांकि इस पे कंप्लेंट हुई थी, लेकिन जो लोकल अधिकारी थे, अफसरान थे, उनकी देखरेख में इतनी बड़ी बिल्डिंग हुई। लेकिन जब ये मामला एलडीए में पहुंचा और उसकी जांच बृहद तौर पर शुरू हुई तो पता चला कि ये पूरी तरह इनलीगल है और ये ऐसा ही जांच कर रही थी, क्योंकि रिवर फ्रंट कॉलोनी जो नदी के किनारे और काफी वीआईपी इलाके माना जाता, पॉर्च इलाके में माना जाता। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाकर भेजी, जिसके बाद ये कार्रवाई और ये मामला फिर हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां पर हाईकोर्ट ने भी कहा कि नहीं, इनलीगल बिल्डिंग है, इसको यहाँ से हटाया जाए, इसको जमींदोज किया जाए। जिसके बाद एलडीए के वीसी अभिषेक प्रकाश की तरफ से बकायदा इस पे जांच बैठाएगी, जांच रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर पहले उन्हें नोटिस दिया गया कि आप खुद अपना निर्माण हटाएं। जब वो नहीं हटाए, टाइम पीरियड जब पूरा हो गया, आज उनकी मौजूदगी में, खुद डीएम लखनऊ की मौजूदगी में इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। बसपा के पूर्व सांसद दाऊद अहमद 100 करोड़ से अधिक का ये इमारत थी, जिसे जमींदोज कर दिया गया है और लगातार जो कार्रवाई है उसका सिलसिला जारी है। प्रसाद, लेकिन सवाल तो ये भी कि अगर ये इमारत अवैध थी तो इस पर बुलडोजर चल गया, लेकिन जिसने इसे बनाया या जिन लोगों की शय पर ये बन पाया है, जिन्होंने कि पूरा साजो सामान मुहैया करवाया, कुछ आदेश भी दिए होंगे, तब इसमें बिजली पानी की व्यवस्था चल रही थी, आखिर उन पर किस तरह की कार्रवाई? देखिए, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। खुद एलडीए वीसी और जो लखनऊ के डीएम है वो रिपोर्ट तैयार करेंगे। जो इंजीनियर उस समय रहे हैं, कुछ रिटायर्ड हो गए हैं या जिनके इलाके में आता है, उन सब के खिलाफ रिपोर्ट भेजी जा रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और 2-3 लोगों को पहले भी निलंबित किया जा चुका है इस मसले में। तो ऐसी बिल्डिंगें चाहे मुख्तार की हों, अतीक की हों या फिर दाऊद जैसे लोग जो इनलीगल जगहों पर इनलीगल बिल्डिंगें खड़ी करते हैं और इनलीगल पैसे से, उन पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। बता दर्शकों की जानकारी के लिए हम फिर एक बार बता दें, जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया की टीवी स्क्रीन पर, ये एक अवैध इमारत है। हाईकोर्ट ने इस बात का आदेश दिया कि इस पर कार्रवाई की जाए और ये इमारत है बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की और इसकी लागत 100 करोड़ से भी ज्यादा। अवैध इमारत नियमों की अनदेखी करते हुए बनाई जा रही थी, लेकिन जब इसकी शिकायत की गई, एएसआई ने भी शिकायत की, आपत्ति दर्ज की, हाईकोर्ट ने इस पर आदेश दिया कि अवैध इमारत है, इस पर कार्रवाई हो और आखिरकार योगी सरकार का बुलडोजर इस अवैध इमारत पर चला है। अजीत, अब इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है, जिसकी यह अवैध इमारत थी, उस पक्ष की ओर से कोई दलील सामने आई है इस कार्रवाई पर?
देखिए बिल्कुल वो सभी लोग फरार हैं, लगातार नोटिस दी गई, उनकी खोजबीन की गई, लेकिन कोई पक्ष सामने नहीं आया। उनके अधिवक्ता ने जरूर अपनी बात रखने की कोशिश की थी जब सुनवाई हो रही थी, लेकिन अभी फिलहाल दाऊद के परिवार या उनसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया जो अपना बयान रखे, क्योंकि इस बिल्डिंग ही पूरी इनलीगल है, इनलीगल जगह से इनलीगल तरीके से बनाई गई, लिहाजा प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और ऐसे लोगों की तलाश भी कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी वो नहीं सामने आए हैं, क्योंकि इस पूरे मसले पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी, कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा जो काली कमाई से, काले कारोबार के पैसे से ऐसी इनलीगल बिल्डिंगें खड़े करते हैं और सह देते हैं भ्रष्टाचार को। तो कहीं न कहीं अब उन लोगों की भी तलाश होगी जो इस पूरे मसले में जुड़े रहे हैं। बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की 100 करोड़ की लागत से बनाई गई लखनऊ में ये अवैध इमारत, लेकिन किन किन नियमों की अनदेखी हाईकोर्ट ने भी इसमें माना था, जिसके बाद ये आदेश दिया गया तोड़क कार्रवाई का? देखिए बिल्कुल ये मामला अदालत पहुंचा था, जहां से पूरी सुनवाई हुई, वहां भी SI की रिपोर्ट और LDA की रिपोर्ट, DM की रिपोर्ट, सब चीजें सबमिट थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि इसको तत्काल इसको डिमोलिशन कराया जाए, गिराया जाए, इसको यहाँ से हटाया जाए, ये गलत तरीके से बिल्डिंग बनी है। जिसके बाद नोटिस चस्पा की गई, नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई पक्ष उनके सामने नहीं आया कि वो आके अपनी बात रखता, और ये नोटिस में कहा भी गया था कि अपनी बिल्डिंग खुद आप हटाएं, खुद गिराएं, वरना सरकार को हटाना पड़ेगा, प्रशासन को हटाना पड़ेगा। और जब वो नहीं आया कोई सामने, तो अब LDA की तरफ से जो जिलाधिकारी लखनऊ है, जिनके पास जो LDA के BC भी हैं, उनकी तरफ से कमेटी गठित करके इस बिल्डिंग को आज जमींदोज कर दिया गया है। प्रशांत, पुरातत्व विभाग के रिमोट एरिया में इस बिल्डिंग को बताया था ASI ने भी, तो आखिर ये इसका कंस्ट्रक्शन कितने समय में लगातार होता रहा और पिछले दिनों क्या कोई इस पर कोई एक्शन की बात नहीं थी? आखिर ये कोर्ट कैसे पहुंचा था मामला? देखिए बिल्कुल पिछले कई सालों से इस पर काम चल रहा था और धीरे धीरे करके रात के अंधेरे में इस बिल्डिंग को तैयार किया गया था, और ये पूर्व सांसद दाऊद की तरफ से सोचा जा रहा था कि धीरे धीरे इस बिल्डिंग को बड़ा करेंगे, लीगल कर देंगे, फिर इसको कैसे कोई हटा पाएगा और मामला अदालतों में जाएगा और पूरा मामला फंस जाएगा। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था, सरकार लगातार ऐसे मामलों में काफी सख्त है और उसी इलाके में, डालीबाग इलाके में, इसके पहले मुख्तार की कई मंजिला इमारत को गिरा दिया गया था। तो अब दाऊद की जो बिल्डिंग गिरी है, पूर्व सांसद दाऊद की, उसको गिराकर सरकार ने एक मैसेज भी क्रिएट किया है कि अगर आप इनलीगल तरीके से कोई धंधा करते हैं, इनलीगल बिल्डिंग बनाते हैं, तो आपकी खैर नहीं, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और बिल्डिंग तो गिराई ही जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अवैध निर्माण पर आपत्ति भी जताई थी। मामला हाईकोर्ट गया और कोर्ट के आदेश के बाद BSP के पूर्व सांसद दाऊद की 100 करोड़ की लागत की ये बिल्डिंग आखिरकार लखनऊ में गिरा दी गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बेहोश पड़ी एक महिला की जान उसकी मासूम बच्चे ने बचा ली। बताया गया कि अपने 2 बच्चों के साथ महिला रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी, जहां अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इस दौरान उसका कुछ महीनों का एक बच्चा भी वहीं लाचार पड़ा दिखाई दिया, जबकि थोड़ी बड़ी बच्ची ने अपनी मां को उठाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपनी मां की हालत पर कोई सुधार होते नहीं देखा तो उसने वहां मौजूद GRP की मदद मांगी। बताया गया कि बच्ची बोल नहीं पाती थी, इसकी वजह से उसने इशारों में मदद की गुहार लगाई और इसके बाद GRP की महिला टीम बच्ची के साथ वहां पहुंची और मां को बेहोश की हालत में फिर उससे ट्रीटमेंट दिया गया। लेकिन जब महिला की हालत में सुधार होते नहीं दिखा तो एम्बुलेंस बुलाकर महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और एक मासूम अबोध बच्ची ने अपनी मां की जान बचा ली। GRP वाली लेकर आई थी, उसके साथ 2 बच्चे थे और उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया है। पेशेंट सारी वार्ड में एडमिट है, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। आगे का ट्रीटमेंट चल रहा है। फिजिशियन के लिए अर्जेंट कॉल कर दी गई है और बाकी इन्वेस्टिगेशंस भेजे जा रहे हैं। जैसे भी उसकी हालत में कुछ सुधार होगा तो फिर रिपोर्ट करेंगे। अभी फिलहाल कुछ नहीं पता चला है। पेशेंट सेमी कॉन्शियस है। महिला के साथ बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की वेबसाइट ने आजतक.com को पछाड़ा।